स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम कल अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी लिस्ट की सीरीज़ को, डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ को। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लिस्ट के बड़े सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं और उन मेथड्स की मदद से हम लिस्ट के अंदर काफ़ी सारा काम करवा सकते हैं, जैसे चीज़ों को रखना, निकालना, है ना, अपडेट वगैरह करना। हमने काफ़ी कुछ देखा था। तो अब आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि ये जो ऑपरेशंस हमने किए, जैसे कि हमने कहा कि लिस्ट में कुछ ऐड कर दो, हमने कहा लिस्ट में से कुछ हटा दो, तो इनमें टाइम कितना लगता है। अब वैसे तो ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि डीएसए का टॉपिक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम वगैरह पता करना वहाँ का काम है। बट मैं समझता हूँ कि एक बेसिक बात तो समझाई जा सकती है ना। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे तो मैंने आपके लिए एक टेबल यहाँ पर बनाई है, बट इस पर हम बाद में आएंगे। तो हम फिलहाल इसको हटा देते हैं अपनी स्क्रीन के सामने से और हम एकदम बिल्कुल एक बेसिक बात यहाँ पे समझते हैं। देखिए, मैं अभी आपको इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप ये पता करेंगे कि किसी प्रोग्राम को चलने में टाइम कितना लगता है। क्योंकि देखिए, हम डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ना स्टार्ट कर ही रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था कि इनको बनाया ही इसलिए जाता है कि सही तरीके से डेटा को स्टोर किया जा सके। अब अगर डेटा को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया तो डेटा को निकालने, रखने, अपडेट, डिलीट करने में टाइम लगेगा, जो टाइम बेसिकली यूजर को भारी पड़ेगा, सर्वर पे कॉस्ट को बढ़ाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अगर हम ये पता करना चाहें कि टाइम लग कितना रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम वैसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट हम कोई प्रॉपर डीएसए वाले लेवल पे नहीं जाएंगे, एक फंडामेंटल बात रखते हैं। हम कोर पाइथन पढ़ रहे हैं फिलहाल, बट एक आइडिया रहेगा तो इट इज नाइस। अब देखिए, बात को समझते हैं। लेट्स इमेजिन हमारे पास एक प्रोग्राम है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 एंड प्रिंट हमने कर दिया a प्लस b। अब इस प्रोग्राम को देखिए, इस प्रोग्राम में कितना टाइम लगेगा चलने में। तो अगर मैं कहूँ कि आधा सेकंड लगेगा या उससे भी कम लगेगा तो शायद मैं गलत नहीं कहूँगा, बात सही है। मेरे इस लैपटॉप को बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत इजीली a प्लस बी यहाँ पर होकर के स्क्रीन पर आ भी जाएगा, राइट। शायद दिखने में आधा सेकंड लग जाए, प्रोसेसर के लिए a प्लस बी, वो भी इतने छोटे नंबर्स का काम, आधा सेकंड भी बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए, तो है ना, बहुत 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 कम टाइम लगने वाला है। बट द पॉइंट इज कि अगर हम जरा ध्यान से समझें तो मैं अपने लैपटॉप की कैपेसिटी समझ करके या उसको इमेजिन करके ये बात आपसे कह रहा हूं कि आधा सेकंड लगेगा। अगर मैं कोई 1990 के कंप्यूटर को लूं तो शायद उसे, ऑल्दो ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बट फिर भी मेरे लैपटॉप से शायद थोड़ा कम टाइम लगे। या क्या पता आपके पास कोई लैपटॉप हो जिसका टाइम मेरे लैपटॉप से भी कम हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो पॉइंट ये निकल करके आता है कि टाइम अगर हमने सेकंड्स में नापना, मेजर करना शुरू कर दिया तो फिर तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा किसी एक बात को कहना, क्योंकि जो मैं बात बोलूंगा वो तो मेरे पर्सपेक्टिव से सही है। मेरे लैपटॉप पे इतना टाइम लग रहा है, डेल के किसी लैपटॉप में, एचपी के किसी लैपटॉप में, मैकबुक में इतना टाइम लग रहा है, वो भी तब जब उसके मैकबुक में इतनी एप्स हैं, इतनी उसकी स्टोरेज भरी हुई है, इतना उसका रैम है, इतना उसमें कैश जमा है, वो स्लो हो गया है या बहुत नया है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ऐसे तो फिर हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। हम सबके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस अलग अलग होती हैं। हम सबका लैपटॉप अगर सेम मॉडल का है तो भी उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो ऐसे तो हम कभी कह ही नहीं पाएंगे ना कि इस प्रोग्राम को चलने में टाइम कितना लगता है, क्योंकि अगर मैं स्टॉप वॉच लेकर के अपने लैपटॉप को मेजर करूं तो सिर्फ मेरे लैपटॉप का टाइम हुआ। और अगर हम लूप, इफ, फंक्शन और बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देखें तो उनमें तो ये चीज कैलकुलेट करना थोड़ा, पहली बात तो मुश्किल भी हो जाएगा, और दूसरा अगर हम अगेन स्टॉप वॉच लेके बैठे रहें तो फिर अगेन बात तो घूम फिर के वही आ जाती है कि ये मेरे लैपटॉप की बात है। इसीलिए जानने समझने वालों ने एक हमसे बात कही, उन्होंने कहा कि चीजों को टाइम अगर हमको मेजर करना है तो उसको हम सेकंड्स में ना मेजर करें। हम ये ना देखें कि कितने मिनट में ये प्रोग्राम चला, क्योंकि ऐसे तो फिर वो स्पेसिफिक बात हो जाएगी, किसी एक इंसान के बारे में बात हो जाएगी, उसके लैपटॉप पर इतने मिनट लगे, किसी और पे हो सकता है कम लगे, हो सकता है ज्यादा भी लगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, दूसरा कोई तरीका ढूंढो। तो कुछ बहुत ही नए लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई चलो एक काम करते हैं सर, कोड की लंबाई देख लेते हैं। अगर कोड लंबा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कोड छोटा है तो टाइम में भी कम लगेगा। तो शायद ऐसा भी नहीं है, क्या पता कोई 100 लाइन का प्रोग्राम हो जिसे चलने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और कोई 4 लाइन का ही कोड हो, 10 लाइन का ही कोड हो जिसको चलने में बहुत टाइम लग जाए। ऐसा पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि कोड लंबा है तो कोई कॉम्प्लिकेटेड बात ही लिखी होगी। अब एक बात बताइए, प्रिंट हाय, प्रिंट हेलो, प्रिंट गुड मॉर्निंग, प्रिंट कैसे हो, प्रिंट बाय, प्रिंट चलता हूँ, प्रिंट फिर कल मिलूंगा, ऐसे करके अगर 100 स्टेटमेंट्स प्रिंट कर दूं
तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या 4 या 5 लाइन का एक फॉर लूप जो 4 करोड़ बार चल रहा है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? तो बात तो सही है, छोटा कोड भी बड़ा तो हो सकता है, राइट? तो ये तो फिर बात नहीं बनी यार, ये तो बात नहीं बनी। अच्छा चलिए, इफ एल्स का कोई कोड है, उसको कह रहे हैं जाओ जाकर के पता करो कि न्यूज़ जो है उसमें आज फलानी चीज़ के बारे में क्या पता चला, और जो मैं चाह रहा हूँ, सुनना चाह रहा हूँ, वही न्यूज़ आई है कि नहीं आई है, हाँ या ना बताओ मुझे। तो अब इसमें भी टाइम लगेगा भाई। ये भी ऐसा नहीं है कि 100 बार के प्रिंट में और इसमें दोनों में ज़्यादा टाइम न्यूज़ वाले में ही लगने वाला है, जबकि न्यूज़ वाले का कोड हो सकता है छोटा, उस ऑनलाइन का हो भी ना। तो कोड की लंबाई वगैरह से हम ये नहीं बता पाएंगे कि कोड को चलने में टाइम कितना लगता है। एंड दैट इज़ वाई हमारे पास यहाँ पर एक अप्रोच आती है विच इज़ कॉल्ड, टाइम को अगर हमको मेज़र करना है तो हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करें। नंबर ऑफ ऑपरेशंस से यहाँ पे क्या मतलब है, हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए प्रोसेसर को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ओके, अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ये गिन लें कि टोटल कितनी बार प्रोसेसर को काम करना पड़ा मेरे इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो अच्छा प्रोसेसर जल्दी ये काम कर देगा, बहुत अच्छा प्रोसेसर और जल्दी ये काम कर देगा, अच्छी चीज और अच्छी हो जाएगी वक्त के साथ साथ। और अगर हम पुराने जमाने में जाएंगे, 2 अलग अलग प्रोग्राम हैं, एक में नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम है, एक में प्रोसेसर को कम मेहनत करनी पड़ रही है, एक में प्रोसेसर को ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। तो जो ये प्रोग्राम है, ये आज के लैपटॉप में अच्छा काम करेगा, आने वाले लैपटॉप में और अच्छा काम करेगा, पुराने लैपटॉप में भी आज जितना अच्छा काम ना करे, बट जिसमें ज्यादा ऑपरेशन लग रहे हैं उस वाले से तो अच्छा ही रहेगा ना। तो खराब भी अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। तो कोई काम को करने में 10 ऑपरेशंस लग रहे हैं, प्रोसेसर को 10 बार चलना पड़ रहा है। एग्जांपल से समझें तो प्रोसेसर को 10 बार की मान लीजिए प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, मैं लेमैन टर्म में बात कर रहा हूं। तो अगर 10 बार की ऑपरेशंस करने में, 10 बार की प्रोसेसिंग करने में मान लेते हैं फिजिकल लेवल पे मेरे लैपटॉप को 2 सेकंड लगा, अगेन हम टाइम की बात नहीं करेंगे बट समझाने के लिए कह रहा हूं, तो हम मेरे लैपटॉप को 2 सेकंड लगा, और एक दूसरा प्रोग्राम है वो किसी और ने लिखा है, उसको चलाने के लिए प्रोसेसर को 200 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और उसमें मान लेते हैं 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो मेरे प्रोग्राम को चलाने में 20 ऑपरेशंस, एक दूसरे इंसान का प्रोग्राम है उसको चलाने में 200 ऑपरेशंस, चलिए ऐसा मान लेते हैं। तो मेरे को 20, सामने वाले के 200, मेरा प्रोग्राम अच्छा, उसका प्रोग्राम खराब। किस बेसिस पे? नंबर ऑफ ऑपरेशंस की प्रोग्राम को चलने में प्रोसेसर को क्या मेहनत करनी पड़ी। अब मान लीजिए फिजिकल लेवल पे मेरे प्रोग्राम को चलाने में टाइम के मामले में, सेकंड्स के मामले में आधा सेकंड लग रहा है और उसको चलाने में 20 सेकंड लग रहे हैं, और आज से 50 साल पहले चलते हैं, वहां के लैपटॉप को लेते हैं तो मेरे प्रोग्राम को चलाने में 20 सेकंड लग रहे हैं और उसके वाले प्रोग्राम को 20 मिनट। तो पॉइंट यही है कि अच्छी चीज अच्छी ही रहेगी, वक्त के साथ और अच्छी होती चली जाएगी, राइट? तो ये पॉइंट है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस गिने। तो अब नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे गिनते हैं, आइए देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं बेसिक लेवल पे। तो a इज इक्वल टू 5, a एक वेरिएबल बनाओ जिसमें 5 रख दो। ओके, शायद ये एक ऑपरेशन है, हाँ सही बात है। ये करने में प्रोसेसर को एक काम करना पड़ेगा, प्रोसेसर के लिए ये एक काम हुआ कि वेरिएबल बना के डेटा रखो। ओके, दैट इज नाइस। ये दूसरा काम, तो ये भी एक काम हुआ कि b इज इक्वल टू 10, ये भी एक काम है, तो टोटल 2 काम हो गए। फिर इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ करके उसको फिर प्रिंट भी करो। चलिए मान लेते हैं ये 2 काम है, फिलहाल के लिए, राइट? तो टोटल कितने ऑपरेशंस हो गए? 4 सॉरी, है ना? तो 1 + 1 और ये फिर बीजी का 2, तो हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस हैं, राइट? अब ये 4 ऑपरेशंस हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम को चलने में शायद 4 ऑपरेशंस लगते हैं। नहीं, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बात शायद सही है कि हाँ भाई 4 ऑपरेशंस लग रहे हैं, बट फिर हम ऐसे बात को बोलेंगे तो इसका कुछ खास सेंस नहीं बनेगा कि 4 लगेंगे। तो इसे हम बोलने का एक अंदाज सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि अगर हमें बोलना ही है कि टाइम कितना लगेगा, तो भाई तुम्हें 2 नंबर जोड़ने थे, वो छोटे छोटे नंबर हैं, क्या पता किसी को बड़े बड़े नंबर जोड़ने हो। तो इस पर्सपेक्टिव से बात करो ना कि कल को डेटा चेंज भी हो जाए तो हमको एक अंदाजा लग जाए कि इतना टाइम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक बात कहूंगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा शुरू में लग सकता है, बट बहुत सिंपल चीज है, समझ जाएंगे तो। मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है,
तो टोटल 10 बार का लूप चलेगा, 10 ऑपरेशंस हुए। मुझे 50 की भी टेबल प्रिंट करनी हो तो लूप तो 10 बार ही चलेगा ना। मुझे 5 करोड़ की भी टेबल प्रिंट करनी हो तो 5 करोड़ को टेबल प्रिंट करने के लिए भी लूप तो 10 बार ही चलेगा। तो मैं 2 की टेबल पूछूं, 4 की टेबल पूछूं, 8 की टेबल पूछूं, 17, 19, 20 की टेबल पूछूं, लूप तो 1 से लेकर 10 तक ही चलेगा, है ना। तो हमको ऐसे बात करनी है कि कल को डेटा को हम बदल के भी पूछें तो हम एक फिक्स बात कह सके कि हाँ भाई 10 ही लगेंगे, कांस्टेंट टाइम लगेगा, राइट। तो वही बात यहाँ पे भी हमें करनी है। ये इतना छोटा प्रोग्राम है कि 4 ऑपरेशन तो सही बताऊं तो हमको निगलेक्ट कर देनी चाहिए कि अरे ये तो कोई टाइम ही नहीं है। 4 ऑपरेशन तो क्या है, कुछ भी नहीं है, इतना तो हंसते खेलते हो जाता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, उसमें हम इसको काउंट करना सीखेंगे क्योंकि ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है। तो मैं काम करता हूं, फॉर आई इन रेंज यहां पे लिख देता हूं 5 और मैंने कह दिया एक काम करना, एक सम नाम का वेरिएबल बना लेना और जाके कहना सम प्लस इज इक्वल टू आई। अब यहां पे ध्यान से हम देखते हैं इस पूरे काम को। तो आइए मेरे साथ थोड़ी मदद कीजिए मेरी। इस प्रोग्राम को चलने में क्या टाइम लग रहा है, एक ऑपरेशन ये है। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये अपने आप में 3 ऑपरेशंस है। कैसे, आई में कुछ रखना, उसके बाद आई को बार बार कंपेयर करना कि आई 5 से छोटा है क्या, आई 5 से छोटा है क्या, आई 5 से छोटा है क्या। n+1 कंडीशंस वो हुई। n+1 मतलब अब ये 5 लिखा है, ये 50 भी तो हो सकता था, ये 2 1 भी तो हो सकता था, ये 1 करोड़ 1 लाख कुछ भी तो हो सकता था। सो दैट इज वाई हम इसको n कह रहे हैं कि n मतलब कोई भी एक नंबर जो हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 50 भी हो, 5 ले लेते हैं फिलहाल। अब अगर आप देखेंगे तो आई का बनना और उसमें 0 का रहना, ये एक ऑपरेशन हुआ। और आई n से छोटा है कि नहीं, आई पहली बार में 0 है, 0 5 से छोटा होता है तो एक ऑपरेशन, फिर 1 भी 5 से छोटा होता है, 2 भी 5 से छोटा होता है, 3 भी 5 से छोटा होता है, 4 भी 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा नहीं होता। और यहां पर आके लूप रुकेगा, लेकिन कंपेयर तो करा ना, टाइम तो लगा कंपेयर करने में। तो टोटल n+1 ऑपरेशंस, ठीक है, n+1। अब n अगर 50 होता तो 50+1 लिखते। सो यहां पे बात अब देखिए n के टर्म्स में आ गई। व्हाट डू यू मीन बाय n के टर्म्स? लूप का साइज कल को कम या ज्यादा होगा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, हम कहेंगे n टाइम्स लग रहे हैं। जितना तुम नंबर डालोगे उतना टाइम लग रहा है, ऐसा है ना। तो बात थोड़ी सी डायनेमिक हो जाती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर i++ भी हो रहा होगा, i बढ़ भी तो रहा है लगातार। तो i 0 से 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 होगा, तो टोटल वो n टाइम्स हो रहा है। तो कुल मिला करके आप देखिए 1 + n+1 + n। फिर उसके बाद ये भी अगर आप देखेंगे तो टोटल n बार ही जोड़ा जाएगा, प्लस इक्वल्स टू, हालांकि वैसे तो ये भी 2 काम है तो n+n शायद मैं यहाँ पे लिख दूं फिलहाल आपको समझाने के लिए। एंड फिर यहाँ पर ये अपने आप में एक काम है जो 1। तो यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है और यहाँ पे मैंने n क्यों लिखा है? ये एक बार नहीं चलेगा, ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार चलेगा। लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार। 5 n में लिखा है तो n टाइम्स चलेगा, मतलब 5 टाइम्स चलेगा। n में 5 ही तो है, तो 5 बार चलेगा, ये इसका मतलब हुआ, है ना। 5 बार क्या क्या करेगा? आई को सम में जोड़ेगा, है ना, सम में आई को जोड़ेगा, फिर सम में ही रखेगा, राइट। तो ये अपने आप पे काम है। चलिए आपको समझाने के लिए फिलहाल मैं इसको n ही रखता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, n रख लेते हैं, देन ओके। और सम है यहाँ पर, तो ये तो एक ही बार प्रिंट हो रहा है ना, ये थोड़ी बार बार प्रिंट हो रहा है। लूप चल गया उसके बाद एक बार प्रिंट कर दिया जाएगा, तो एक ऑपरेशन। तो अब अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब एक अच्छा खासा एक बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा कि 2n + 1 2 3 4, है ना, या 3n + कुछ 5 4 ऐसा कुछ आएगा कि फाइनल आंसर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा आया कि 3n + कितना है भाई, 1 + 2 + 3 है 4, तो 3n + 4 कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा आया। तो हम कहेंगे कि ये इस प्रोग्राम को चलने में टाइम लगने वाला है कि 3 बार n और उसके बाद एक 4, ये अपने टोटल प्रोसेसर की गिनती है। प्रोसेसर को इतने काम करने पड़े हमारा ये प्रोग्राम चलाने के लिए। आई होप सो कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम कॉन्स्टेंट्स को और एक तरीके से कोएफिशिएंट्स को, दोनों को छोड़ देते हैं। तो कांस्टेंट्स मतलब हुआ ये जो 4 है, फिक्स है, इतना तो लगेगा, और कोएफिशिएंट मतलब n के साथ मल्टीप्लाई वगैरह किसका है, 3 का, उसको भी छोड़ दो, तो बचा n। इसी को फिर लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं
बिग ओ ऑफ एन, जिसे बचपन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने 10th में मेरे ख्याल से, थीटा लिखते थे, दैट इज अ सिंबल, राइट। तो फिलहाल के लिए आप इसे भी सिंबल ही समझिए कि ओमेगा या बिग ओ है ना, ये एक सिंबल है जो कि हमको ये बताता है कि टाइम कितना लग रहा है, लिखने का तरीका है ना, ज्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे फिलहाल। तो बिग ओ ऑफ एन, इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रोग्राम को चलने में उतना ही टाइम लगेगा जितना बड़ा आप नंबर देंगे। तो एन कितना है 5, तो ये 5 बार चलेगा, 5 बार लूप चलेगा, 5 बार चीजों को जोड़ेगा। इंटरनल उसमें 5 बार से ज्यादा का टाइम लग रहा है, 15-20 बार का लग रहा है, आप देख रहे हैं, बट हम उसको लगभग 5 के टर्म्स में बात करते हैं, छोटी मोटी चीजों को हम हटा देते हैं। अब हम ये बात अचानक से आज यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई लिस्ट में भी तो पॉप है, लिस्ट में भी तो अपेंड है, लिस्ट में भी तो हमारे पास इंसर्ट है, वो भी तो अपने आप ये काम कर रहा है कि लिस्ट को स्कैन करो, पता करो लास्ट एलिमेंट कहाँ है, वो डेटा उड़ा दो पॉप। तो इसमें भी तो टाइम लगेगा, तो ये टाइम क्या है, इसी बात को लिखने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आपके लिए बनाई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कई जगहों पर आपको देखिए लिखा हुआ दिखेगा बिग ओ ऑफ 1। बिग ओ ऑफ 1 का मतलब हुआ कि एक ही भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कम या ज्यादा नहीं होने वाली। तो जो हमने a बराबर 5, b बराबर 10 प्रिंट a प्लस b किया था, उसमें एक ही बार का टाइम लगेगा, चाहे नंबर कितना भी छोटा हो। 2 नंबर उन्हें जोड़ना है, प्रिंट करना, नंबर कितने भी बड़े हो, है ना, 5 + 5 करें या 5 लाख + 5 करें, बात एक ही है, इतना कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा उससे, प्रोसेसर के लिए वो बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है। तो बिग ओ ऑफ 1 है, 5 के बदले 5 लाख को जोड़ने में टाइम लगेगा ज्यादा, बट वो नेग्लिजिबल है, वो बहुत छोटा सा टाइम है। हम एन के टर्म्स में बात करते हैं कि रिपीट कितनी बार हो रहा है, ये बताओ। रिपीटिशन के बारे में हमें बड़ा वो रहता है, उसके बारे में हमको छानबीन करनी होती है। तो अपेंड में अगर आप देखेंगे तो बिग ओ ऑफ 1 लग रहा है ना, और यूजुअली यूजर्स स्पेयर द कैपेसिटी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास ये देखिए पॉप है, इसमें भी कांस्टेंट है, इंडेक्सिंग है इसमें कांस्टेंट है, अपडेट है उसमें कांस्टेंट है। पॉप जो है उसमें n टाइम्स लग रहे हैं, क्यों n टाइम्स क्यों लग रहे हैं, अगर आप देखें, माय बैड पॉप कह दिया मैंने, इंसर्ट में सॉरी। तो इंसर्ट में बेसिकली n टाइम्स इसलिए लग रहे हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ 1000 एलिमेंट्स हैं। अब उन 1000 एलिमेंट्स के अंदर आपको जाकर के कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो आपने कहा कि 17th इंडेक्स पर ऐड कर दो। क्या पता आप कह सकते थे कि 999 इंडेक्स पर ऐड कर दो, है ना, या 99th इंडेक्स पर ऐड कर दो। तो अब कितना बड़ा नंबर आप बोलेंगे ये तो आपको पता नहीं है। तो अगर हम वर्स्ट केस इमेजिन करें कि भाई आपने बोला लास्ट में ऐड कर दो, तो आई में मान लीजिए आपने बोला 99th इंडेक्स पर या 999th इंडेक्स पर ऐड कर दो, 1000 एलिमेंट की लिस्ट है, तो इंसर्ट को एक एक करके 99th इंडेक्स पर जाना पड़ेगा, फिर वो जाकर के वहां इंसर्ट कर पाएगा। तो बिग ओ ऑफ एन ये चीज है। दूसरा एक और बात है कि मान लीजिए आप थोड़ा ध्यान से सोचें, तो एक बात यहां पर समझिएगा, लूप को चलाने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि जैसे हमने कहा इंसर्ट है, तो इंसर्ट पे हमने कहा कि लास्ट इंडेक्स पर जाकर के ऐड कर दो, तो लास्ट इंडेक्स पर हमने कहा ऐड कर दो। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो लास्ट इंडेक्स पर ऐड करने में तो कायदे से कम टाइम लगना चाहिए, है ना, कि लास्ट इंडेक्स पर गए हम जाकर के और हमने जाकर के कहा कि कुछ ऐड कर दो, तो कुछ एलिमेंट था उसको हमने आगे हटाया और हमने ऐड कर दिया। तो ये वर्स्ट कंडीशन नहीं है, ये वर्स्ट नहीं हुआ, ये मैंने आपको बेस्ट का एग्जांपल दे दिया। ये फिर तो पता ही था एक एलिमेंट है या एक भी नहीं है, लास्ट में ऐड कर दो। वर्स्ट तो शायद तब होगी जब हम 0th इंडेक्स पर ऐड करें, क्योंकि अगर हमने 0th इंडेक्स पर कुछ ऐड करा तो जो 0th इंडेक्स पर है उसको फर्स्ट पे लाना पड़ेगा, फर्स्ट पर जो है उसको सेकंड पे, सेकंड पर जो है उसको थर्ड पे, थर्ड पर जो है उसको फोर्थ पे, फोर्थ पर जो है उसको फिफ्थ पे। तो इस तरीके से जितने एलिमेंट्स हैं सब शिफ्ट होंगे। तो अगर लिस्ट में 1 लाख एलिमेंट्स हैं तो 1 लाख एलिमेंट शिफ्ट होंगे, 10 एलिमेंट हैं तो 10 ही शिफ्ट होंगे, लेकिन होंगे। तो 0th पे कुछ ऐड करा तो धीरे धीरे करके सब सारी चीजें जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होंगी, एंड इसमें लगेगा टाइम। तो ये वहां के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिग ओ ऑफ एन लिखा है। जो पहले मैंने बोला लास्ट वाला वो तो फिर भी सिंपल है, वो तो बिग ओ ऑफ 1 हो जाएगा, कहते सिंपल ही है, उसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। देन ओके, पॉप अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए इसमें भी आपको एन दिख रहा है कि पॉप में आई कोई स्पेसिफिक इंडेक्स आपने बोली हटाने को, तो वहां तक जाने में हो सकता है टाइम लगे। या अगर आपने बोला कि किसी को हटाओ तो उसके बाद उसको हटाने के बाद बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। 1000 एलिमेंट थे, आपने बोला 0 वाले को उड़ा दो, तो फिर बाकियों को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। रिमूव अगेन ढूंढना कि कहाँ पर एलिमेंट है, क्योंकि ढूंढ के डिलीट करता है। आपको याद होगा, आप इसको बोलिए 5 तो पूरी लिस्ट में 5 जहां पे भी होगा ढूंढ के डिलीट करता है। एंड देन सर्च, अब ये सर्च को फंक्शन ऐसे आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप लूप लगा के कोई सर्च करें x in a की मतलब कोई एलिमेंट है जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना,
तो उसमें भी n टाइम्स लग सकते हैं कि क्या पता वो एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में ही मिले। तो n टाइम्स मतलब जैसे जैसे लिस्ट का साइज बड़ा होगा लगने वाले ऑपरेशंस भी बढ़ जाएंगे, लिस्ट का साइज कम होगा लगने वाले ऑपरेशंस भी कम हो जाएंगे। दैट इज इट। इतनी सी बात हमको ध्यान में रखनी है। सो इसीलिए ये टेबल मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई एंड आई होप सो कि इसमें कुछ खास इतनी परेशानी आपको नहीं होगी एंड आप समझ पाए होंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब इतना सा होता है कि किसी प्रोग्राम को हम जब चलाएं तो को चलने में टाइम कितना लगा, जो कि हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में मेजर करते हैं ना कि सेकंड्स में। एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कैसे मेजर करते हैं कि आज अगर प्रोग्राम में डेटा छोटा है तो इतना लग रहा है, कल को बड़ा होगा तो कितना होगा। तो एक फिक्स बात मत बोलो कि साहब 5 वर्ड का टाइम लगेगा, ऐसे नहीं। आज 5 वर्ड का लगेगा, कल को डेटा बड़ा हो गया फिर, तो ऐसे बताओ एक फॉर्मूला जैसा हो गया, इतना लगेगा, उस फॉर्मूला में रख के हम पता लगा लें। अच्छा n टाइम लगेगा या n+n तो क्या n टाइम्स लगेगा, चलिए मान लेते हैं ना। तो n टाइम लगेगा मतलब 5 एलिमेंट है तो 5 का लगेगा, 50 है तो 50 का लगेगा। हमने कहा n² का लगेगा, ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है। तो 2 एलिमेंट डाले तो 4 का लगेगा, 4 डाले तो 16 का लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं कि एक हमको एक नंबर दो ना साहब, एक मतलब एक फॉर्मूला दो ना जिसमें हम नंबर रख करके पता लगा सके कि हमारे डेटा के हिसाब से कितना लगने वाला है टाइम। एक फिक्स बात मत बोलो। सो दैट इज वाई ये हम यहाँ पर बात करते हैं इसको। एंड आई होप सो कि इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स को देखेंगे नहीं कि किस प्रोग्राम को चलने में कम या किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम गलत प्रोग्राम लगा बैठेंगे जिस वजह से हमारा जो काम है वो पूरा स्लो हो जाएगा। तो लिस्ट में जो ये बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं इनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ये आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है। एंड इसका मतलब होता क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, वो मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा नया टॉपिक है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आपको ऐसा लगे कि अरे यार थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में, बट आई विल रिकमेंड कि आप कुछ प्रोग्राम्स बनाएं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि आप अपने से पहले निकालिए, फिर जीपीटी को बोलिए कि टीच मी हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो वो आपको फिर समझाएगा भी कि कैसे कैसे करना। तो इसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको और साफ हो जाएगी, कब n निकलता है, कब n+1 निकलता है, कब n² निकलता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगी बात, है ना। डन। तो आई होप सो ये आपको क्लियर है। एंड अब अगली वीडियो में बात करते हैं थोड़ा सा हम और अंदर के कॉन्सेप्ट्स की, टपल वगैरह की बात हम करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।